आप लोगों का लेक्चर नंबर 6 है ये वाला। इससे पहले आपने 1.2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम क्वेश्चन 3 का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की वर्डिंग जो है वो पढ़ लेते हैं। विदाउट फाइंडिंग इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने यहाँ एफ इनवर्स की डोमेन रेंज बतानी है, लेकिन एफ इनवर्स को फाइंड नहीं करना हमने, विदाउट फाइंडिंग एफ इनवर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ थोड़ा सा हमें कोई ऐसा ऑप्शन अवेल करना पड़ेगा कि जिसमें इन्वर्स फाइंड किए बगैर हम बता सकें कि इन्वर्स की डोमेन रेंज क्या है। आप अगर याद करें क्वेश्चन नंबर 2 जो इससे पिछले लेक्चर में किया था हमने, तो उसमें हमने हर क्वेश्चन का इन्वर्स निकालना सीखा था, लेकिन यहाँ हमें बाउंड कर दिया गया कि हमने इन्वर्स फाइंड नहीं करना। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसके लिए क्या टेक्निक हमारे पास हो सकती है। इसके लिए आप एक रेफरेंस पहले अपने पास एक नोट बना के लिख लें, फिर हम प्रॉपर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रेफरेंस आपके पास ये है, इसको नोट बना के लिख लीजिएगा आप लोग कि जो डोमेन होती है किसी भी फंक्शन की, डोमेन ऑफ एफ, ये रेंज होती है उस फंक्शन के इन्वर्स की। एफ की डोमेन यानी फंक्शन की डोमेन इन्वर्स की रेंज के बराबर होती है। ये पहला पॉइंट आपने लिख लेना है। और दूसरा पॉइंट आप ये नोट कर लें कि जो किसी फंक्शन की रेंज होती है, रेंज ऑफ एफ, वो उसी फंक्शन का जो इन्वर्स होता है उसकी डोमेन होती है। तो ये समझ लें कि क्वेश्चन 3 जो है उसका ये की रोल, इन पॉइंट्स का उसमें की रोल है। तो अगर ये बात आपने अंडरस्टैंड कर ली है कि फंक्शन की डोमेन इन्वर्स की रेंज के बराबर है और फंक्शन की रेंज इन्वर्स की डोमेन के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें इन्वर्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। हम फंक्शन की डोमेन फाइंड करेंगे और वो हम इन्वर्स की रेंज बना देंगे, और हम फंक्शन की रेंज फाइंड करेंगे और वो बन जाएगी इन्वर्स की डोमेन। तो इस तरह विदाउट फाइंडिंग इन्वर्स हम उसकी रेंज और डोमेन बता सकेंगे। डोमेन निकालना इससे पहले आपने चैप्टर 1 में सीखा था 1.1 के अंदर, और 1.1 का क्वेश्चन 4 आपने किया था, जिसमें आपने मुख्तलिफ केसेस पढ़े थे। इसमें लीनियर फंक्शन था, स्क्वायर रूट था, मॉडुलस था, पीसवाइज था और रैशनल फंक्शन था। उसी की 2-3 एग्जाम्पल दोबारा आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पर एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये पहला पार्ट मैंने अटैम्प्ट किया है इसका। स्क्वायर रूट की आपने डोमेन और रेंज बतानी है उसके इन्वर्स के साथ लिंक करके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को याद होगा कि हमने चैप्टर 1 में 1.1 में ये बात सीखी थी कि जब भी आप किसी फंक्शन के जो स्क्वायर रूट फंक्शन हो उसकी डोमेन निकालना चाहें तो एक स्टैंडर्ड पैटर्न मैंने आप लोगों को बताया था। तो पैटर्न ये था कि स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी होती है जिसको हम रेडिकेंड बोलते हैं, उसको आपने नॉन नेगेटिव पुट करना होता है। तो मैं लिखता हूँ, पुट कर देंगे डोमेन के लिए x+2 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी नॉन नेगेटिव पुट करना है। यहाँ से आपके पास x आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये x+2 0 या 0 से ग्रेटर तब होगा जब x -2 के इक्वल या उससे ग्रेटर होगा। और ये पॉजिटिव पुट करने की रीज़न मैं आपको याद करवा दूँ, हमने इसलिए किया था ये कि हम ये देखते हैं कि स्क्वायर रूट आयोटा ना बनाए। तो स्क्वायर रूट आयोटा बनाता है जब उसमें 0 से लेस नंबर यानी नेगेटिव नंबर पुट करते हैं। तो हम डोमेन जब भी निकालेंगे हमने इस फंक्शन को आयोटा से बचाना होता है। तो उसका एक ही ऑप्शन होता है कि आप इसके रेडिकेंड को 0 या 0 से ग्रेटर रखें, मतलब नॉन नेगेटिव रखें आप। तो ये जो x की वैल्यूज़ ये बता रही हैं कि इन वैल्यूज़ के पुट करने से ये फंक्शन आयोटा के बराबर आंसर नहीं देगा, यानी इन वैल्यूज़ पे ये डिफाइंड होगा। सो डोमेन जो बनी हमारे पास, दिस इम्प्लाइज डोमेन ऑफ एफ, फंक्शन की जो डोमेन बनी वो यहाँ से क्लियर हो रही है कि -2 से लेकर +∞ तक। आप रियल लाइन पे अगर देखें यहाँ रफ में ज़रा कि ये अगर रियल लाइन हो और यहाँ ओरिजिन है, इसी तरह यहाँ लेट से -2 है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि -2 के इक्वल या उससे ग्रेटर। तो ये -2 के इक्वल हो गया, और ग्रेटर की अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाता है आपके पास अप टू +∞। तो ये हम ऐसे लिखते होते हैं -2 से लेकर +∞ तक। राउंड ब्रैकेट का मतलब है कि वो नंबर इन्फिनिटी जो कि कभी शामिल नहीं होती, तो राउंड ब्रैकेट का मतलब है कि वो इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि वो जो -2 है वो इंक्लूड है। तो ये आ गई हमारे पास डोमेन किसकी आ गई, फंक्शन की।
अब इस नोट को देखें, जो फंक्शन की डोमेन है वो इन्वर्स की रेंज है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये फंक्शन की डोमेन थी, सो रेंज ऑफ एफ इन्वर्स, जो एफ इन्वर्स की रेंज होगी वो आपके पास एग्जैक्टली यही होगी, -2 to +∞। तो यहाँ पे हमारा जो डोमेन का काम था उसको लिंक करके हमने इन्वर्स की रेंज फाइंड कर ली है। अब हम आते हैं इसकी रेंज के ऊपर, चूँकि रेंज भी फाइंड करनी पड़ेगी हमें ताकि हमें इन्वर्स की डोमेन मिल सके। तो फिर मैं आपको रिकॉल करवा दूँ, चैप्टर नंबर 1.1 के अंदर क्वेश्चन 4 था, वहाँ मैंने आपको ये बात समझाई थी कि किसी भी स्क्वायर रूट फंक्शन की जो रेंज होती है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, यानी कम से कम 0 या 0 से ऑनवर्ड होती है। तो आप यहाँ जस्ट रेफरेंस कोट करेंगे स्क्वायर रूट का, आप लिखेंगे आल्सो f of x इज़ अ स्क्वायर रूट फंक्शन, क्योंकि ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। सो बीइंग अ स्क्वायर रूट फंक्शन, जो इसकी रेंज होगी, फंक्शन की जो रेंज होगी, रेंज ऑफ f, ये होगी नॉन नेगेटिव। अब नॉन नेगेटिव का मतलब है 0 या 0 से ऑनवर्ड, तो ये बनेगी हमारे पास फ्रॉम 0 to +∞। और ये बड़ी क्लियर बात है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर फंक्शन की डोमेन -2 से ऑनवर्ड है तो आप -2 अगर यहाँ पुट करते हैं, -2 + 2 0, तो कम से कम आंसर इनपुट के अगेंस्ट 0 आ रहा है या 0 से फिर ऑनवर्ड आंसर आएगा। अगर ये फंक्शन की रेंज है तो यहाँ हमने कहा जो फंक्शन की रेंज है वो इन्वर्स की डोमेन है। इसका मतलब ये हो गया, हेंस अगर ये रेंज ऑफ f है तो ये बनेगी डोमेन ऑफ f इन्वर्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम 0 to +∞। तो इस तरह से आपके पास ये जो काम था पार्ट 1 का, फर्स्ट पार्ट का, वो ख़त्म होता है। अब हम आएंगे इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड या थर्ड, अगर आपके सामने बुक पड़ी हो तो आप उस बुक में देख सकते हैं कि जो सिमिलर पार्ट्स हैं, सेकंड थर्ड सिमिलर पार्ट है, उसमें से एक मैं अटैम्प्ट कर देता हूँ और एक आप लोगों ने खुद अटैम्प्ट करना है। तो देख लेते हैं, जो आपके लिए बेहतर हो वो मैं अटैम्प्ट करता हूँ, जो ईजी होगा वो मैं आप पे छोड़ूंगा फिर। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी सेकंड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट और सेकंड पार्ट सिमिलर थे, थर्ड पार्ट मैंने आप लोगों को छोड़ा है, वो ज़रा ईजी है। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। ये कहलाता है एक रैशनल फंक्शन, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, तो स्क्वायर रूट ना होने की वजह से इसका आयोटा बनने का तो कोई चांस नहीं है। अब रहेगी बात डोमेन के लिए, हम देखते हैं कि फंक्शन अनडिफाइंड ना हो, और अगर कहीं किसी वैल्यू पे फंक्शन अनडिफाइंड होता है तो उस वैल्यू को हम डोमेन से निकाल देते हैं। तो आपको बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि ये 4 के इक्वल अगर नंबर यहाँ पुट करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इट मीन्स ये फंक्शन 4 पे डिफाइंड नहीं है, बाकी 4 के अलावा जो मर्ज़ी नंबर पुट कर दें ये डिफाइंड है। और हम जानते हैं कि जिन वैल्यूज़ x की जिन वैल्यूज़ के लिए फंक्शन डिफाइंड होता है उनको हम डोमेन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन में सारी वैल्यूज़ हैं एक्सेप्ट x = 4। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पहले डोमेन की हेडिंग बनाएं और साथ लिखें इसमें कि एज f of x is not defined at x = 4, यानी 4 पे ये डिफाइंड नहीं है। अगर ये हम ना भी जानते हो तो ये मैं क्वेश्चन में इसका हिंट मिल रहा है, क्वेश्चन में कहा गया कि 4 आपने पुट नहीं करना, तो क्वेश्चन की जो रिस्ट्रिक्शन होती है उसको भी फॉलो करना पड़ता है। वैसे भी हम जानते हैं कि ये 4 पे डिफाइंड नहीं था। अगर ये 4 पे डिफाइंड नहीं है तो बड़ा क्लियर हो गया। सो जो डोमेन बनेगी, फंक्शन की जो डोमेन बनेगी इस फंक्शन की, वो होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 4। और अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा है कि जो फंक्शन की डोमेन है वो इन्वर्स की रेंज है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बन जाएगी हमारे पास रेंज ऑफ f इन्वर्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 4। जो फंक्शन की डोमेन थी वो इन्वर्स की रेंज बन गई। नाउ अब हम आते हैं रेंज की तरफ। अब रेंज के लिए आप एक बात याद रखें, ये एक स्पेशल केस है आप लोगों के सामने। ये फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी 1.1 वहाँ पे ये केस इस तरह का नहीं था। हमने वहाँ पे आपको याद होगा 2 रैशनल फंक्शन वाले पार्ट किए थे, 7th और 8th पार्ट। क्वेश्चन 4 जो 1.1 का था उसमें हमने देखा था कि वो दोनों रैशनल फंक्शन सिंप्लीफाई होकर लीनियर फंक्शन बन गए थे। यहाँ पे ये रैशनल तो है बट ये सिंप्लीफाई होकर लीनियर नहीं बन रहा।
तो हमें फिर इसके लिए देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पास इसका ऑप्शन हो सकता है। तो आप लोग ये याद रखें कि अगर ये रैशनल फंक्शन है तो हमें ये देखना है कि इसकी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक होंगी, यानी फंक्शन की वैल्यूज़ का मतलब है उसकी आउटपुट, और वही आउटपुट असल में रेंज डिफाइन करती है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन हमने कहा था कि ये स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट की वैल्यू 0 से ऑनवर्ड होती हैं, तो हमने क्लियर कह दिया कि इसकी रेंज 0 से ऑनवर्ड है। बट यहाँ हम इसको क्लियर नहीं कर पा रहे, तो ये रूल आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं, लेकिन आप ये अंडरस्टैंड कर लें, सुन लें। अक्सर कॉलेजेस वगैरह में जो टीचर्स हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ को यूँ बता देते हैं आप लोगों की कि आप पहले रफ़ में इसका इन्वर्स निकाल लें। हालांकि हमें इन्वर्स का फाइंड करने का बाउंड किया गया कि आपने फाइंड नहीं करना, तो हमें प्रॉपर मेथड का पता होना ज़रूरी है। प्रॉपर में याद रखें कि इस तरह का जब भी कोई रैशनल फंक्शन है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो दोनों की, अभी देख लें दोनों की डिग्री 1 है, उसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री भी 1 है, तो फिर हम ये देखते हैं कि जो लीडिंग कोफिशिएंट्स की रेशो होती है, जैसे आप देखें यहाँ x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो इन दोनों की अगर रेशो लें तो ये देखें 1:1, आपका आंसर आएगा 1। ये जो लीडिंग कोफिशिएंट की रेशो होती है ये वो आंसर होता है जो कभी भी इस फंक्शन की रेंज में नहीं आता। इसके अलावा बाकी सारे आंसर इसकी रेंज में आएंगे, सिर्फ ये 1 कभी इसकी रेंज में नहीं आएगा। तो ये बात आपने यहाँ से क्लियर कर लेनी। अब मैं लिखता हूँ, अगर रेशो 1 बन रही तो मैं लिखूँगा नाउ f of x कैन नेवर बी इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। इसका मतलब डोमेन से जो भी वैल्यू पुट करें इसके अंदर, ये फंक्शन 1 के इक्वल कभी आंसर नहीं देगा। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो आप कोई भी इनपुट दे दें इसमें, आप यहाँ 1 पुट करें, 2 पुट करें, 4 के अलावा, 4 चूँकि पुट नहीं कर सकते, 4 के अलावा जो मर्जी नंबर पुट कर लें, कभी भी इस फंक्शन का आंसर 1 नहीं होगा। और ये हम क्लेम क्यों कर रहे हैं, इसका ये वर्किंग रूल है प्रॉपर कि लीडिंग कोफिशिएंट की रेशो कभी भी आंसर में नहीं होती। तो अब आपके सामने अगर कोफिशिएंट की रेशो 1 आई है तो आपने कह दिया कि 1 इस फंक्शन के आंसर में कभी नहीं आएगा, और आंसर चूँकि रेंज बनती है तो इसका मतलब रेंज में सिर्फ 1 नहीं होगा, बाकी सारे नंबर्स होंगे। सो वी कंक्लूड दैट रेंज ऑफ f इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। सारे रियल नंबर रेंज में आ सकते हैं, सिर्फ 1 नहीं आ सकता। तो ये बात क्लियर होगी। अगर ये फंक्शन की रेंज है तो ये इन्वर्स की डोमेन बन जाएगी। तो अब हम लिख सकते हैं हेंस डोमेन ऑफ f इन्वर्स इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 1। तो यहाँ हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं इसका एक आध पार्ट और अटैम्प्ट कर लेते हैं, क्योंकि 4 पार्ट से आखिरी पार्ट थोड़ा सा इजी है, लेकिन चलें उसको भी अटैम्प्ट कर लेते हैं ताकि ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो। अच्छा भाई, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, 4th पार्ट इसकी तरफ। इसमें हमें एक होल स्क्वायर फंक्शन दिया हुआ है x-5 का स्क्वायर, और साथ एक रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी गई है कि आप इस फंक्शन में x को 5 के इक्वल या उससे ग्रेटर रखेंगे। अगर ये रिस्ट्रिक्शन ना लगाई जाए तो फिर इसकी डोमेन डिफरेंट होती, लेकिन रिस्ट्रिक्शन के लगा देने के बाद हम बाउंड हो गए कि हम इसी रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करेंगे। तो डोमेन निकालने के लिए आप जानते हैं कि हम ये देखते हैं कि क्या फंक्शन की वैल्यू कहीं पे आयोटा के बराबर हो रही है, यानी कम्प्लेक्स बन सकती है, या कहीं फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो सकता है। तो ना इसके ऊपर स्क्वायर रूट है कि इसके आयोटा बनने का कोई डाउट हो, और ना इसका डिनोमिनेटर वेरिएबल है कि इसका डिनोमिनेटर 0 होने का चांस। इसका मतलब दोनों चीज़ें यहाँ पे नहीं हो सकती। तो लॉजिकली ये फंक्शन हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है, लेकिन चूँकि हमें बाउंड किया गया कि हमने पुट सिर्फ x 5 या 5 से ऑनवर्ड करना है, तो फिर हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे। और x की वैल्यूज़ आप जानते हैं डोमेन होती है, तो फिर हम ये कहेंगे कि जो इसकी डोमेन है वो डिफाइंड है इसके साथ लिखी हुई, तो फिर हम उसी को लिखेंगे, हम खुद नहीं लिखेंगे अपनी तरफ से। तो मैं ये बात यहाँ लिखता हूँ, डोमेन की हेडिंग दे दें पहले आप, और साथ ये लिख दें कि एज f of x इज डिफाइंड। किसके लिए डिफाइंड है? फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। डिफाइंड का एक मीनिंग ये भी है कि जो फंक्शन में इस पार्ट के अंदर जो फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है वो ये दी हुई है कि आप इसको 5 या 5 से ग्रेटर रखेंगे। तो ये भी इसकी सेंस बनती है कि फंक्शन सिर्फ डिफाइंड इन वैल्यूज़ के लिए। अगर ये कंडीशन ना दी होती तो हम ये कहते हैं कि ये कहीं अनडिफाइंड नहीं है, तो हर रियल नंबर इसकी डोमेन में आता।
लेकिन जब कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए क्वेश्चन में तो फिर हमें उसी को फॉलो करना पड़ता है। तो अब हम ये कह सकते हैं, सो जो डोमेन बनी इसकी, दिस इम्प्लाइज जो डोमेन आ रही है हमारे पास फंक्शन की, वो आ रही है 5 के इक्वल या उससे ग्रेटर। तो 5 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इस फंक्शन की आ गई हमारे पास डोमेन। और अगर ये फंक्शन की डोमेन है तो फिर इसका मतलब ये हो गया, सो यही जो है ये रेंज बन जाएगी, रेंज ऑफ एफ इनवर्स। तो ये आ गई हमारे पास फ्रॉम 5 टू प्लस इन्फिनिटी। अब हम आगे चलते हैं, इस फंक्शन की डोमेन का अंदाज़ा हो गया हमें और उसकी बेस पे हमने इन्वर्स की रेंज भी निकाल ली। अब हम आते हैं इसकी रेंज की तरफ। तो अब आप एक बात नोट करें, थोड़ी देर पहले हमने एक स्क्वायर रूट वाला पार्ट किया था, तो वहाँ मैंने आपसे कहा था कि स्क्वायर रूट कैन नेवर बी नेगेटिव। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं होता, 0 या 0 से ग्रेटर होता है, मतलब हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। तो आप लोगों ने याद रखना है आपके कोर्स में जब कभी भी 3 फंक्शंस आपको नज़र आएँ, एक जिसके ऊपर स्क्वायर रूट हो जिसको हम स्क्वायर रूट फंक्शन कहते हैं, एक होल स्क्वायर हो जिसके साथ इस तरह ये लिखा हुआ है, और एक जिसके साथ एब्सोल्यूट लिखा हो, मॉडुलस लिखा हो। इन तीनों फंक्शंस के बारे में याद रखना है कि इनकी रेंज हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है ये भी अगर स्क्वायर है तो बीइंग अ स्क्वायर फंक्शन इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं होगा किसी भी डोमेन की इनपुट के लिए। और वैसे भी आप देखें जब हम डोमेन 5 से अनवर्ड रख रहे हैं, हमें रिस्ट्रिक्ट किया गया है, तो आप यहाँ 5 पुट करें तो आंसर आएगा 0, आप 6 पुट करें आंसर आएगा 1। इसका मतलब 0 से ऑनवर्ड आंसर आ रहे हैं, नेगेटिव आंसर नहीं आ रहे। तो हम यहाँ लिखेंगे आल्सो f of x is a स्क्वायर फंक्शन। ये एक रीज़न कोट करना ज़रूरी होती है, रेफरेंस। अगर ये स्क्वायर फंक्शन है, सो बीइंग अ स्क्वायर फंक्शन, जो इसकी रेंज होगी, रेंज ऑफ f, वो भी मैं बता चुका हूँ कि वो कम से कम 0 होगी, 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। अगर ये फंक्शन की रेंज है तो हेंस अब हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन की रेंज होती है वो इन्वर्स की डोमेन होती है। तो अगर ये रेंज ऑफ f है तो हेंस ये बन जाएगी हमारे पास डोमेन ऑफ f इन्वर्स, दैट इज़ फ्रॉम 0 टू प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ ये हमारा काम, इसका इस एक्सरसाइज का काम भी ख़त्म होता है और क्वेश्चन 3 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट है। अब हम शुरू करेंगे 1.4 एक्सरसाइज, और अगर उससे पहले थोड़ा टाइम हुआ तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ इस 1.3 से पहले की जो एग्जांपल्स हैं वो कर ली जाएं, ताकि 1.3 तक का हमारा काम हर लिहाज से कंप्लीट हो जाए, 1.2 तक का। तो 1.2 के बाद 1.3 फिर इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी हमारी। अच्छा भी अब हम ये करते हैं कि बजाय 1.3 स्टार्ट करें, उससे पहले 1.2 और उससे पीछे जो कुछ एग्जांपल्स थी वो हम कर लेते हैं। इसमें से पहली एग्जांपल पेज नंबर 2 पे एग्जांपल 3 करते हैं, जो थोड़ी सी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रही होती है डोमेन और रेंज के हवाले से। आपसे कहा गया फाइंड डोमेन एंड रेंज, और ये एक फंक्शन दिया हुआ है जिसको हम रैशनल फंक्शन कहते हैं, 2 पॉलिनोमियल्स का क्वोशंट है ये। अब इसमें आपने देखना है डोमेन के बारे में, मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं बात कि डोमेन हम ये देखते हैं कि x की ऐसी वैल्यूज़ जिनके पुट करने से फंक्शन डिफाइंड हो। डिफाइंड होने का मतलब है ना आयोटा के बराबर हो और ना 0 डिनोमिनेटर बनाता हो। इसका मतलब है जिन वैल्यूज़ पे आयोटा बनेगा वो वैल्यूज़ भी निकाल देनी है, जिन वैल्यूज़ पे डिनोमिनेटर 0 होगा वो वैल्यूज़ भी निकाल देनी है। अब अगर इसका डिनोमिनेटर हमें नज़र आ रहा है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है तो इसका आयोटा बनने का कोई चांस नहीं है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ चांसेस हैं इसका डिनोमिनेटर 0 होने के। तो डिनोमिनेटर 0 होने के लिए अगर हम देखें तो ये x² - 4 लिखा हुआ है, आप इसको रफ में करके देखें, x² - 4। अगर ये 0 रखेंगे हम देखना चाह रहे हैं कि कब ये 0 हो सकता है। तो आप ये देखें x² = 4 आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यूज़ क्या आएंगी आपके पास +-2। प्लस माइनस लिखना आपने वेरिएबल साइड पे है, यहाँ लिखना है आपने, लेकिन चूँकि दरमियान में इक्वालिटी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इक्वालिटी की वजह से आप लेफ़्ट पे भी लिख सकते हैं और राइट पे भी। इन इक्वालिटी में आपने पर्टिकुलरली वेरिएबल वाली साइड पे लिखना होता है। तो यही प्लस माइनस इधर शिफ्ट कर दें तो ये बनेगा x = +-2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये x² - 4 0 हो सकता है या तो +2 पुट करने से या -2 पुट करने से। इसका मतलब अल्टीमेटली ये हो गया कि ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है -2 और +2 पे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एज f of x is not defined
यू कैन आल्सो राइट इट एज अनडिफाइंड। एफ एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, या अनडिफाइंड कहाँ पे हो रहा है, नॉट डिफाइंड जी, एट एक्स इज इक्वल टू -2 एंड एक्स इज इक्वल टू +2। तो इन दोनों पे अनडिफाइंड है, बाकी सब पे डिफाइंड है। तो जो डोमेन बनी फिर इसका मतलब है दिस सिंपलाइज डोमेन ऑफ एफ इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर अलाउ हैं, सिर्फ ये दो नंबर आपने निकालने हैं, डिस्कार्ड करने हैं, माइनस कर देंगे इसमें से -2 और +2। तो सेट ऑफ रियल नंबर में से आपने दो नंबर निकालने हैं, और करली ब्रैकेट्स का मतलब है ये सिर्फ दो नंबर ही निकालने हैं। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करें तो उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। तो ये दो नंबर हमने डोमेन से निकाल दिए चूँकि यहाँ पे ये अनडिफाइंड हो रहा था। अब आते हैं रेंज की तरफ। अब जो रेंज होती है, रेंज है आउटपुट। असल में आपने स्क्वायर रूट की रेंज देखी जिसमें आपने कहा कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर, स्क्वायर की देखी आपने, मॉडुलस की देखी, रैशनल फंक्शन का एक मेथड हमने पढ़ा, पीस वाइज फंक्शन का मेथड हमने पढ़ा, 1.1 की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन है कि जिसकी रेंज आप डायरेक्ट गेस नहीं कर पा रहे कि क्या होगी। तो आप ये देखें कि इसका जो न्यूमरेटर है वो x है, और x के ऊपर रिस्ट्रिक्शन सिर्फ ये है कि -2 और +2 पुट नहीं करना आपने, इसके अलावा हर नंबर पुट कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ नेगेटिव पुट करेंगे तो आपको नेगेटिव आंसर मिलेगा, अगर आप यहाँ पॉजिटिव पुट करेंगे आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा, अगर आप यहाँ 0 पुट करेंगे तो आपको 0 आंसर मिलेगा। इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। यानी कोई ऐसा नंबर नहीं जो इसकी रेंज में ना आ सकता हो, हर नंबर इसकी रेंज में आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ x की जो रेंज है वो कोई भी नंबर यहाँ पे आप इसमें लिख सकते हैं। एफ एक्स टेक्स वैल्यूज़ फ्रॉम -∞ टू +∞। तो इसका मतलब अगर हम रेंज लिखेंगे तो हम कह देंगे कि इसकी रेंज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। तो मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स टेक्स वैल्यूज़ फ्रॉम -∞ टू +∞, दैट इज़ रेंज ऑफ, जो रेंज बनेगी एफ ऑफ एक्स की वो बनेगी -∞ से +∞। इसी को हम सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स भी कहते हैं। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, या इसके लिए मैंने कहा था ओपन इंटरवल भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये होगी हमारे पास इस क्वेश्चन की रेंज। इसके अलावा भी एक आध और एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूँ जो आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही होती है। तो अभी अगर आप 1.2 एक्सरसाइज देखें तो इसके बिल्कुल ऊपर एक एग्जांपल लिखी होगी, उसको एक बार आप पढ़ लें, मैं यहाँ लिख के फिर आपको उसका आंसर कर देता हूँ। अब ये एग्जांपल 3 है, आपने अगर एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर देखा हो तो आपको नज़र आएगी, पेज नंबर 14 है इसका। इसमें वही काम करना है जो हमने 1.2 के क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें किया था कि विदाउट फाइंडिंग इनवर्स हमने फंक्शन की डोमेन और रेंज की हेल्प से उसके इनवर्स की डोमेन रेंज बताई थी। तो यही लिखा है, विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट एंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू 2 + अंडर रूट समथिंग, जो भी लिखा हुआ है। तो शुरू करते हैं। पहले हम ये देखें कि एज वी आर गिवन, यहाँ जो फंक्शन हमें दिया हुआ है ये कंपोजिशन है, एक 2 है और 2 के साथ एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट ऑफ x - 1। तो आप स्क्वायर रूट के बारे में तो आप जानते हैं, आपने 1.2 के अंदर भी क्वेश्चन किया और इसके अलावा आपने 1.1 में क्वेश्चन 4 के 2 पार्ट्स देखे होंगे। तो हम जब डोमेन निकालना शुरू करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कहीं पे अनडिफाइंड ना हो रहा हो फंक्शन। अगर कहीं अनडिफाइंड हो रहा है, मतलब कहीं आयोटा बना रहा है या 0 डिनोमिनेटर बना रहा है, तो वो नंबर हमने रियल नंबर में से माइनस करने होते हैं, निकालने होते हैं। इस हवाले से अगर देखें तो इसके चूँकि डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो सकता, इसका डिनोमिनेटर 1 लिखा हुआ है, कांस्टेंट है, लेकिन इसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है। तो स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होने की वजह से इसका आयोटा बनने का चांस है। अब ज़रा आप रिकॉल करें, हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। मैंने आपको ये कहा हुआ है कि स्क्वायर रूट फंक्शन की जब भी डोमेन निकालनी हो आप उसके रेडिकेंड को नॉन नेगेटिव पुट करके x की वैल्यूज़ निकाल लें। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होगा, 0 या 0 से ग्रेटर। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर डोमेन, डोमेन निकालने के लिए वही स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो करें आप। तो इसका जो रेडिकेंड है x - 1, इसको 0 या 0 से ग्रेटर रखें आप। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, 1 के इक्वल या उससे ग्रेटर। अब 1 से ग्रेटर की कोई लिमिट नहीं है, अप टू +∞ इसकी वैल्यूज़ होंगी। सो हम कह सकते हैं जो डोमेन बनी, डोमेन ऑफ f ये बन रही है फ्रॉम 1 to +∞, यानी 1 के इक्वल और उससे ग्रेटर अप टू इन्फिनिटी तक। और ये जो 2 साथ लिखा हुआ है, 2 प्लस होने से या 2 माइनस होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 इसको अनडिफाइंड नहीं कर रहा, इसलिए 2 का कोई रोल यहाँ पे
डोमेन में नहीं होगा। अगर ये फंक्शन की डोमेन है तो फिर बाय द रूल ये होगी रेंज ऑफ एफ इनवर्स। तो ये आ गई हमारे पास फ्रॉम 1 to प्लस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये होगा ये हमारा यहाँ पे काम डोमेन और रेंज के बारे में जो लिंक बनाया वो हमने ये कर लिया। अब हम आते हैं दूसरी चीज़ की तरफ जो कि इस फंक्शन की रेंज है। रेंज के हवाले से आपको बार बार ये बता चुका हूँ मैं कि स्क्वायर रूट जो होता है वो कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देता। किसी भी रियल इनपुट के अगेंस्ट स्क्वायर रूट की वैल्यू 0 या 0 से ऑनवर्ड रहती है। तो अब ज़रा यहाँ ऑब्जर्व करें आप कि अगर ये स्क्वायर रूट है तो इसकी कम से कम वैल्यू होगी हमारे पास 0 या 0 से लेकर ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक। तो इसकी कम से कम वैल्यू अगर 0 है तो +2 हो रहा है, तो इसका मतलब है 0 + 2 कम अज़ कम जो वैल्यू बनेगी पूरे फंक्शन की वो 2 होगी। इस स्क्वायर रूट की है 0 से ऑनवर्ड और +2 हो रहा है तो उसकी हो जाएगी आपके पास 2 + 0 यानी 2 से ऑनवर्ड। तो मैं लिखता हूँ आल्सो f of x टेक्स वैल्यूज़ फ्रॉम 2 + इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये हो गया दिस इम्प्लाइज रेंज ऑफ f इज़ फ्रॉम 2 + इन्फिनिटी। अगर ये सिर्फ स्क्वायर रूट होता तो ये 0 से इन्फिनिटी तक होती इसकी रेंज, लेकिन 2 ऐड होता है तो फिर 2 को ऐड करके 2 + 0 2 से ऑनवर्ड चली जाएगी। और अगर ये फंक्शन की रेंज है तो हेंस अब हम कह सकते हैं कि यही डोमेन बन जाएगी, डोमेन ऑफ f इनवर्स दैट इज़ फ्रॉम 2 + इन्फिनिटी। तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है वो ये एग्जांपल जो है ये हमारी कंप्लीट होती है। इसके साथ बेटा कुछ चीज़ें आप लोगों ने अपने फेडरल बोर्ड के MCQs के हवाले से याद रखनी है। मैं आपको पेज नंबर और उसके साथ जो जो चीज़ें उस पर ज़रूरी हैं वो आपको बता देता हूँ ताकि अपने तौर पे आप वो पेजेस पढ़ें और जो पास पेपर आपकी फेडरल बोर्ड के हैं उसके अंदर जो MCQs जो बातें मैं मार्क करवाने लगा हूँ आपको पेजेस से वो आपने देखनी है, वहाँ से MCQs आपके आए हुए हैं। तो 1.3 तक का फिर हमारा ये काम 1.2 तक का हमारा काम जो है वो हर लिहाज से कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैं आपको पेजेस लिखवा देता हूँ, आप बुक्स अपने सामने रखें। अच्छा जी, अब कुछ मैंने कहा था कि MCQs के लिए जो 1.2 से पहले थी वो मैंने बताया था। पेज नंबर 1 पे आप देखेंगे तो 4-5 लाइंस के बाद लिखा होगा द टर्म फंक्शन वाज रिकग्नाइज्ड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज़। तो फंक्शन की टर्म जिस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाई थी उसका नेम है लेबनीज़। ये आपके फेडरल बोर्ड के MCQs में पूछा गया था, एक बार आपने टिक करने थे साइंटिस्ट के नेम। और ये जो सिंबॉलिक वे होता है जो हम यूज़ करते हैं y = f of x, ये जो y = f of x है वो पूरा जो फ्रेज़ है उसको शॉर्टकट इस तरह लिखते हैं। ये सिंबॉलिक वे लिखने का जो मेथड था वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था जिस साइंटिस्ट ने, उसका नेम था आइलर। तो ये पहले पेज के ऊपर आपको ये 2 बातें मिल जाएंगी। और इसके बाद आगे चलते हैं पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में लिखा हुआ है कि ये क्या होते हैं, वो आपने पढ़ लेना है। जिस फंक्शन में y आसानी से x की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए, यानी y आप सेपरेट कर सकते हो और x एक तरफ कर सकते हो, उसे कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। और जिसमें y और x ऐसे मर्ज हुए हों कि जिसमें y x अलग अलग ना हो सकें, y एज ए फंक्शन ऑफ x एक्सप्रेस ना हो सके, उसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इसकी नोटेशन भी लिखी हुई है और इसकी भी, इसको एक्सप्लिसिट को हम लिखते हैं y = f of x, यानी इस फॉर्म में। ये भी फेडरल बोर्ड में पूछा गया आपके। और इम्प्लिसिट को हम लिख सकते हैं f of x, y = 0। वो भी वहाँ उस पेज नंबर 8 पे ये बात लिखी होगी। तो यहाँ हमने कोशिश की है कि जो 1.2 है उस तक हमारा जो क्वेश्चंस थे वो भी सारे कंप्लीट हो जाएंगे और उससे पीछे जो एग्जांपल्स थी वो भी हमने कर ली। अब थोड़ा सा आइडिया हम लेते हैं लिमिट का। 1.3 जो है वो हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर को फिर हम वाइंड अप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम 1.3 स्टार्ट करते हैं। आज जो थोड़ा सा टाइम बाइज के लेक्चर का हमारा उसमें इसका थोड़ा सा स्टार्ट हो जाएगा। 1.3 बेसिकली इसमें जो काम है वो लिमिट्स फाइंड करने का है, लिमिट ऑफ फंक्शन। फंक्शन की जो लिमिट का आइडिया है या किसी भी आप ये कह लें एक्सप्रेशन की लिमिट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका आइडिया मैथ्स में उस वक्त आया जब किसी जगह पे डायरेक्ट आपको पुट करके आंसर नहीं मिलता। तो फिर हम जब आप डायरेक्ट किसी नंबर को पुट करते हैं और आपको आंसर डिफाइंड नहीं मिल रहा होता, अनडिफाइंड हो रहा होता, तो फिर हम उसके करीब नंबर पुट करते हैं। इसका बड़ा बेसिक सा आइडिया आपको मैं अगर दूँ जो आप आसानी से समझ पाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्थ में हमें जाने की ज़रूरत नहीं, बस सिंपल सा एक आइडिया लेते हैं कि लिमिट असल में है क्या। तो आप ये देखें कि अगर हम ये कहते हैं कि पाई की वैल्यू अगर कैलकुलेट की जाए तो ये
3.14159 और ये ऐसी चलती जाती है इसी तरह, और ये आपको इन्फिनिटी है, ना ये कहीं टर्मिनेट होती है और ना कहीं रिपीट होती है। लेकिन जब हम इसकी वैल्यू यूज़ करते हैं तो आप जानते हैं हम पाई की जगह किसी भी कैलकुलेशन में जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली जो है 3.14 है, और ये जो इतना पोर्शन 159 एंड सो ऑन डेसिमल पार्ट है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये असल में अगर देखा जाए तो हम पाई की जगह पाई की लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी पाई के अगर हमें आंसर नहीं पता तो हम पाई के करीब करीब एक नंबर वहाँ प्लेस करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मैथमेटिक्स में जब किसी नंबर को पुट करने से हमें आंसर नहीं मिलता तो फिर हम उसके करीब करीब नंबर पुट करते हैं। इसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे आपके सामने मैं कहता हूँ कि एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू 1/x, और आपसे कहा जाता है कि इसमें x की जगह 0 पुट करें। तो ये आप देख सकते हैं अगर मैं इसमें x की जगह 0 पुट करूँगा तो ये 1/0 बनेगा, और 1/0 मैथमेटिक्स में आप जानते हैं कि ये अनडिफाइंड है। अब अगर हमें मजबूरी है कि हमें 0 पुट करना ही करना है तो फिर हम 0 की जगह 0 के करीब करीब नंबर पुट करेंगे ताकि हमें इसका डिफाइंड आंसर मिल सके। यानी हमने अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है और अप्रॉक्सीमेशन की बेस पे, जैसे हमने पाई की एग्जैक्ट वैल्यू पुट नहीं की, उसके करीब करीब नंबर पुट कर दिया। अब वो करीब करीब नंबर हमने क्या देखा कि वो थोड़ा सा उससे लेस था, थोड़ा उससे ग्रेटर भी कर सकते थे हम। अब हम करेंगे ये कि अगर 0 पे हमें आंसर नहीं मिल रहा तो हम 0 के करीब नंबर पुट करेंगे। उसको लिखेंगे कैसे हम? उसको हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ये जो एरो बना हुआ है ये बता रहा है कि x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, उसके करीब करीब है। अब जब x की वैल्यू 0 के करीब करीब है तो फिर हम यहाँ पे इस फंक्शन में ये वैल्यू पुट करेंगे। अब होगा क्या, 0 के करीब होने के दो हमारे पास ऑप्शंस हैं, या वो लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर सकता है x, या उसको राइट से अप्रोच कर सकता है। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो डिपेंड करेगा कि x 0 को अप्रोच कर रहा है लेकिन 0 से लेस है या 0 से ग्रेटर है। 0 से लेस हुआ तो नेगेटिव आएगा और 0 से ग्रेटर हुआ तो वो पॉजिटिव आएगा। अब जो भी आंसर बनना है थोड़ा इसको हम डिटेल में जाके देखे थे कि ये कैसे आंसर बनेगा। तो आप लोग ये देखें कि मैं अगर डिनोमिनेटर में एक नंबर पुट करता हूँ 0.1, यानी 0 नहीं पुट कर रहा, 0.1 पुट कर रहा हूँ, तो मुझे आंसर मिलेगा इसका 10। जब मैं पुट करूँगा 0.01 तो मुझे आंसर मिलेगा 100। जब मैं और 0 के करीब लेके जाऊँगा इसको, मैं पुट करूँगा अगर 0.000 लेट से, और हम करीब करते हैं और ये पुट कर देते हैं जो कि ज़्यादा 0 के करीब है एज़ कम्पेयर टू 0.1 या 0.01। तो अब आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6। तो आप ऑब्ज़र्व करें कि जितना डिनोमिनेटर 0 के करीब होता जा रहा है उतना आंसर हमारा बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बिल्कुल 0 के करीब चले जाएंगे तो ये आंसर इतना बड़ा हो जाएगा, ये हमारी अप्रोच से बाहर निकल जाएगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि 1/x के अंदर जैसे जैसे x 0 को अप्रोच करेगा वैसे वैसे इसका जो आंसर है ये इतना बड़ा होता जाएगा कि ये आंसर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता जा रहा है। अब अगर हम नंबर 0 के करीब रख रहे हैं और 0 से बड़ा नंबर रख रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर रख रहे हैं, तो ये प्लस इन्फिनिटी बनेगा। और अगर हम 0 के करीब रह रहे हैं लेकिन नेगेटिव पुट कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ अगर रखा होता -0.1, यहाँ रखा होता -0.01, -0.001, तो फिर यही सारे आंसर जो पहले पॉजिटिव थे अब ये नेगेटिव आंसर आते हैं हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि x अगर 0 को अप्रोच करेगा, पॉजिटिव साइड से करेगा तो आपका आंसर प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, नेगेटिव साइड से करेगा तो आपका आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अब हम कंक्लूड करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x जो होता है ये अब डिपेंड करता है किस तरफ से आप x को अप्रोच कर रहे हैं। तो वैसे हम लिखेंगे इसका आंसर प्लस माइनस इन्फिनिटी, और अगर कैटेगराइज कर दें तो हम यूँ कह सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू, अगर हम 0 माइनस रखेंगे 1/x तो ये हमारा आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी। ये 0 के ऊपर जो माइनस लगा हुआ है इसका मतलब है कि x 0 को अप्रोच कर रहा है लेकिन 0 से थोड़ा पीछे है, नेगेटिव साइड पे है। इसी तरह से अगर हम कहेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 1/x, यानी इसका मतलब है कि अब x 0 को अप्रोच कर रहा है, प्लस का मतलब 0 से आगे है, तो अब हमारा आंसर आएगा प्लस इन्फिनिटी। तो ये एक स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती थी पहले। वो कहा करते थे
ये आप लोग भी सुन लें, जो कि आप लोगों में से मेजॉरिटी भी इस बात को, जो कोई टीचर ये लेक्चर सुन रहा है या कोई स्टूडेंट ये लेक्चर सुन रहा है, तो अक्सर एक कन्फ्यूजन आप लोगों के माइंड में होती है कि आप लोग 1/0 जब भी आपसे पूछा जाए तो आप फ़ौरन कहते हैं इन्फिनिटी। मेरा कई दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ, मैंने बच्चों से पूछा कि 1/0 क्या होगा, तो वो यही कहते हैं सर इन्फिनिटी आंसर आएगा। हालांकि 1/0 इज़ बेसिकली अनडिफाइंड। कोई भी नंबर जिसका न्यूमरेटर नॉन ज़ीरो हो और डिनोमिनेटर ज़ीरो हो वो अनडिफाइंड होता है। लेकिन जब वही ज़ीरो लिमिटिंग केस में आता है, यानी हम उसके करीब करीब होते हैं, बिल्कुल करीब करीब, एग्जैक्टली ज़ीरो पे नहीं होते, तो फिर हमारा आंसर इन्फिनिटी आता है। तो अगर पॉजिटिव साइड पे ज़ीरो के करीब हैं तो प्लस इन्फिनिटी, नेगेटिव साइड पे ज़ीरो के करीब है तो नेगेटिव इन्फिनिटी। इस आइडिया को आपने इस तरह क्लियर कर लिया है कि लिमिटिंग केस में ज़ीरो के करीब नंबर डिनोमिनेटर में आएगा तो इन्फिनिटी बनेगा, और अगर डायरेक्ट ज़ीरो पुट करेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये था अनडिफाइंड और इन्फिनिटी का डिफरेंस भी। और लिमिट का भी आइडिया आपको क्लियर हो गया है कि जब एग्जैक्ट वैल्यू पुट करके आंसर नहीं मिलता तो फिर हम उसके करीब करीब नंबर पुट करते हैं। इस सारी डिस्कशन के बाद अब आपको लिमिट का आइडिया हो गया होगा क्लियर। अब हम क्वेश्चन 1 की तरफ आते हैं, जो कि 1.3 का पहला क्वेश्चन था, और हमें ये कहा गया था एवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नहीं जी, पहले आप जब इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करने लगेंगे तो पहले चीज़ आप ये देखें कि ये कहा गया है एवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। तो स्टूडेंट सोचते हैं कि थ्योरम्स क्या चीज़ है। तो थ्योरम्स कोई नई बात इस तरह से, थ्योरम्स का मतलब ये है कि लिमिट को आप हर जगह सेपरेट करके लिख सकते हैं। जैसे अगर यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेसिकली इसमें होल्ड कर रही है, अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे, डिवाइड हो रहे हैं तो अलग करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अलग करेंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो अलग करेंगे। इस तरह 2-3 और थ्योरम्स भी इसके हैं। तो अभी अगर ये लिखा हुआ है 2x + 4, तो थ्योरम का मतलब ये है कि 2x पे लिमिट अलग अप्लाई करें और 4 पे अलग अप्लाई करें। तो देख लें क्या बनता है। ये लिमिट यूँ चलेगी साथ, इसको शॉर्टकट LIM भी लिख सकते हैं या पूरा लिमिट भी लिख सकते हैं आप। लिमिट x अप्रोचेज टू 3, 2x इस पे अलग कर लें, और लिमिट x अप्रोचेज टू 3, 4 पे अलग कर दें। अब आपने याद रखना है, थोड़ी देर पहले हमने लिमिट को डिस्कस किया कि ये क्या होता है। लिमिट का असल रोल उस वक्त शुरू होता है जब वो नंबर पुट करने से आपको आंसर अनडिफाइंड मिल रहा हो, तब आपने उसकी लिमिटिंग वैल्यू पुट करनी होती है। अगर आपको पुट करके आंसर अनडिफाइंड नहीं मिल रहा तो फिर जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वो नंबर आपने पुट कर देना है। जैसे यहाँ 3 पुट करना है, x 3 को अप्रोच कर रहा है तो पहले आप 3 डायरेक्ट पुट करके देखें। अगर अनडिफाइंड आंसर नहीं है तो फिर वही हमारा एक्सेप्टेबल आंसर होगा, और अगर अनडिफाइंड होगा तो फिर हम जाएंगे किसी और टेक्निक की तरफ, लिमिट के एग्जैक्ट कंसेप्ट की तरफ। तो मैं ये 3 जो है x की जगह प्लेस करूँगा तो ये हो जाएगा 2 × 3, और यहाँ जो कि x है ही नहीं तो लिमिट का 4 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो 4 ऐसे ही लिखा रहेगा। अब आप ऑब्जर्व करें 2 3 = 6, 6 + 4 10। तो ये जो हमारा आंसर आया है वो आया हमारे पास 10। बस इतना सा काम था। क्वेश्चन नंबर 1 पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको लिमिट का बेसिक आइडिया देने के लिए क्वेश्चन रखा जाता है यहाँ पे। अब मैं इसका एक आध पार्ट और आप लोगों को करवा देता हूँ ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। अब आते हैं इसके किसी और पार्ट की तरफ। अच्छा जी, अब मैंने इसका एक और पार्ट अटैम्प्ट किया है जो इसका 6th पार्ट है। ऑल्दो ये क्वेश्चन पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज का प्रॉपर स्टार्ट करने के लिए एक दफ़ा कम से कम आप ये क्वेश्चन ज़रूर करें ताकि आपको लिमिट का बेसिक आइडिया हो जाए। तो वही बात आती है कि इस लिमिट को एवेलुएट करना है और यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। मैं थ्योरम्स के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। इसका पर्पज़ ये होता है कि लिमिट को हर जगह सेपरेट किया जा सकता है। पहले हमने दोनों के साथ लिमिट अलग अलग लिखी थी। अब देखें तो 2 फंक्शंस का, 2 पोलिनोमियल्स का क्वोशंट लिखा हुआ है, तो न्यूमरेटर की लिमिट अलग कर दें और डिनोमिनेटर की लिमिट अलग कर दें और दोनों को पुट कर दें। तो ये थ्योरम्स ऑफ लिमिट का बेसिकली उसका रोल है, उसकी एप्लीकेशन है। तो मैं यही करता हूँ, लिमिट ऊपर नीचे अलग अलग लगा दें। तो देख सकते हैं न्यूमरेटर में लिमिट लगाएं तो जहाँ जहाँ x है, एक बार अगर चाहें तो आप लिख भी लें इसको, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 2x³ + 5x। इसी तरह डिनोमिनेटर पे अलग करें लिमिट x अप्रोचेस टू -2 और 3x - 2। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें। लिमिट को पुट करने का मतलब है कि जहाँ जहाँ x लिखा हुआ था वहाँ आपने -2 पुट करना है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले पुट करके देखेंगे हम, अगर अनडिफाइंड हुआ तो फिर लिमिट की जो एग्जैक्ट एप्लीकेशन है उसकी तरफ आएंगे। अदरवाइज़ अगर अनडिफाइंड नहीं होता जिस तरह ये था तो वही हमारा फिर आंसर होगा जो मिलेगा हमें।
तो -2 यहाँ रखें तो ये बनेगा 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस 5 इंटू -2, और यहाँ -2 रखें तो 3 इंटू -2, तो ये ओवरऑल बन जाएगा आपके पास, अगर आप इसको नोट करें, -2 का क्यूब -8 इंटू 2 -16, और माइनस आगे जो लिखा हुआ है 10, तो ये बन जाएगा आपके पास -26, और नीचे देखें अगर तो -6 और -2 -8 बन जाएगा। तो सिंप्लीफाई करें, टेबल से कैंसिल करें तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 13 और 2 4 8, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 13/4। तो इस तरह से हमारे पास इसका जो है वो आंसर फाइंड हो चुका है। क्वेश्चन 1 जो था उसको हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। आगे जो काम है वो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें हम डिस्कस करेंगे।